ओके, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? स्क्रीन भी नज़र आ रही है? चलें जी, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। पता नहीं किसी वजह से माइक मेरा बंद हो गया था, सो लेट्स स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। ओके। सो अच्छा, देखो, अगर कोई मसला बीच में हो जाए तो आप लोग। अच्छा, स्क्रीन, एक मिनट। ठीक, अब नज़र आ रही स्क्रीन? चलें, ठीक है। अच्छा, बहरहाल कोई भी मसला हो तो आप लोग जो है वो बीच में जो है वो आवाज़ के ज़रिए से मुझे बता सकते हो कि प्रॉब्लम है, स्क्रीन में नज़र नहीं आ रही या आवाज़ जो है वो नज़र सुनाई नहीं दे रही। एनीवेज, बार ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। ओके, सो इन द प्री दिस इज़ सिंगल स्टेज सिंगल साइकिल माइक्रो प्रोसेसर जिसको आप लोगों ने डिज़ाइन किया असाइनमेंट नंबर 4 में। इसमें बस जंप इंस्ट्रक्शन के लिए हार्डवेयर नहीं है, बाकी जितने भी इंस्ट्रक्शंस आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किए हैं वो उनके डाटा पाथ एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। Okay, what I want to do is I want to divide this single cycle microprocessor into three stages. ठीक है, स्टेज नंबर 1 इंस्ट्रक्शन फेच, स्टेज नंबर 2 है डिकोड एग्जीक्यूट, और स्टेज नंबर 3 जो है वो है मेमोरी राइट बैक स्टेज। सो देर आर 3 स्टेजेस: फेच स्टेज, डिकोड एग्जीक्यूट स्टेज एंड मेमोरी राइट बैक स्टेज। मैं 3 स्टेजेस में इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ। एंड एज इन द प्रीवियस लेक्चर, जिस तरह मैंने बताया था, वो कौन सा हार्डवेयर यूज़ होगा स्टेजेस में कन्वर्ट करने के लिए, एंड दैट इज़ यू हैव टू इंट्रोड्यूस 2 रजिस्टर्स। ठीक है, तो 2 रजिस्टर्स इंट्रोड्यूस करने से आपका जो सिंगल साइकिल प्रोसेसर है, जो सिंगल स्टेज माइक्रो प्रोसेसर है, वो कन्वर्ट हो जाएगा 3 स्टेज माइक्रो प्रोसेसर में। सो दिस रजिस्टर, इसका नाम मैंने रख दिया है फेच डिकोड रजिस्टर। इसका नाम मैंने रखा है एग्जीक्यूट राइट बैक रजिस्टर। आप इसका नाम रख सकते हैं एग्जीक्यूट मेमोरी रजिस्टर। सो ये आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी नाम आप रख लें, इट डज़ंट मैटर। ओके, नाउ नेक्स्ट काम हमने ये देखना है कि कुछ चेंजेस हमने लाने हैं। द फर्स्ट चेंज इज़ दिस वन। ठीक है, ये रेड लाइन जो आपको नज़र आ रही है, इसकी इसको इंट्रोड्यूस करने की वही रीज़न है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी इन केस ऑफ 5 स्टेज प्रोसेसर। तो अगर आप लोगों को याद हो, उस केस में मैंने क्या बताया था कि लोड वर्ड अपना रिज़ल्ट राइट कब करता है? जब वो राइट बैक स्टेज में होता है, जब वो राइट बैक स्टेज में होता है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिले दिस सिग्नल। और डिले करने का कैसे करेंगे? इसको हम पास करवाएंगे थ्रू दिस रजिस्टर, ताकि जब लोड वर्ड या कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन जो राइट बैक करे रजिस्टर फाइल के रजिस्टर में, जब वो राइट बैक रजिस्टर में आ जाए, तब ही राइट रजिस्टर के ऊपर करेक्ट वैल्यू आए और वो इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो। सो दिस इज़ द सेम रीज़न मैंने ब्रीफली आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। इफ़ यू डिडंट अंडरस्टैंड दिस, गो बैक टू माई प्रीवियस वीडियो, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से ये बात बताई है। अच्छा, नेक्स्ट इन ऑब्ज़र्व करने वाली बात इसमें यह है कि ये जो येलो लाइन आपको नज़र आ रही है, विच इज़ द आउटपुट ऑफ दिस एडर। ठीक, और ये एडर क्या है? ये ऐड करता है पीसी को और इमीडिएट को। इमीडिएट, सो दिस इज़ द इमीडिएट। ठीक है, किस केस में? जब ब्रांच इंस्ट्रक्शन आ जाती है या जब जंप इंस्ट्रक्शन आती है, तो उस केस में ये डाटा पाथ एलिमेंट जो है वो अपना काम जो है वो करता है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि ये जो येलो लाइन आपको नज़र आ रही है, इसको ख़त्म करके ये वाली लाइन जो है वो हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, सो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न जो है वो ये है कि हमने ब्रांच टारगेट एड्रेस को सही कैलकुलेट करना है सही टाइम पे। दो इम्पॉर्टेंट बातें, हमने ब्रांच टारगेट एड्रेस को की सही वैल्यू निकालनी है एट द राइट टाइम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि ब्रांच इंस्ट्रक्शन, जिस तरह बी क्यू है, एक ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, ताकि बी क्यू इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो, सही तरीके से काम करें। सो अगर आप लोगों को ये समझ आ गई है, वेल एंड गुड। अगर नहीं समझ आए, डोंट वरी, वेट टिल टमोरो। जब हम कंट्रोल हैज़र्ड को डिस्कस करेंगे तो हम डिटेल में देखेंगे कि इस वाले बॉक्स का मतलब क्या है। ओके, सो वी हैव इंट्रोड्यूस 2 चेंजेस। एक तो ये वाली लाइन हम लेकर आए हैं अपने डाटा पाथ में, और एक ये वाली लाइन हम लेकर आए हैं अपने डाटा पाथ में। ओके,
आफ्टर एनालाइजिंग द डाटा पाथ एलिमेंट्स इन डिटेल, हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि कंट्रोल लॉजिक को इंट्रोड्यूस करवाना है थ्री स्टेज पाइपलाइन में. ओके, सो दिस इज़ योर थ्री स्टेज microprocessor without control signals. This is your three stage microprocessor with the control signals. तो इसमें control signals आपको नज़र आ रहे हैं, reg write है, branch है, mem write है, mem to reg है, and so on. All the control signals are present over here. अच्छा, now after identifying the control signals, ठीक है, after पहला काम हमने क्या किया, we आइडेंटिफाइड कंट्रोल सिग्नल्स को हमने आइडेंटिफाई किया है कि कहाँ कहाँ पे उन्होंने प्रेजेंट होना है, कहाँ कहाँ उन्होंने उनको होने चाहिए डाटा पाथ में. अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप इज़ आपने ये डिसाइड करना है कि जो कंट्रोल लॉजिक ब्लॉक है, जो कंट्रोल लॉजिक वाला ब्लॉक है, इसको आपने प्लेस कहाँ करना है, फर्स्ट स्टेज में प्लेस करना है या सेकंड स्टेज में प्लेस करना है या थर्ड स्टेज में प्लेस करना है. तो टू अंडरस्टैंड दिस थिंग अपना फोकस जो है ज़रा ये बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन पे लेकर आए. इसमें आपको एक्स एक्सिस के ऊपर स्टेज नंबर नज़र आ रहा है. सो दिस इज़ स्टेज नंबर 1, दिस इज़ स्टेज नंबर 2 एंड दिस इज़ स्टेज नंबर 3. अब हमने ये डिसाइड करना है कि कंट्रोल लॉजिक वाला जो ब्लॉक है इसको प्लेस कहाँ करना है. फॉर देट अब आप ये यहाँ पे आओ डायग्राम में और यहाँ पे देखो कि जो जो हमारे जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं लाइक ब्रांच है और ALU सोर्स है और ALU ऑप है, ये तो सेकंड स्टेज में मौजूद है और इन्होंने इस्तेमाल होने हैं सेकंड स्टेज में ही. ठीक है, इन्होंने इस्तेमाल होने हैं सेकंड स्टेज में. व्हाट अबाउट रेज राइट, रेज राइट ने तब इस्तेमाल होना है जब कोई इंस्ट्रक्शन थर्ड स्टेज में आएगी, लास्ट स्टेज में. ठीक है, दिस इज़ द सेम रीज़न जो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन की थी लोड वर्ड के केस में. रेज राइट उस केस पिछली वीडियो में रेज राइट की वैल्यू 1 हो रही थी जब लोड वर्ड आखिरी स्टेज में. तो सेम रीज़न यहाँ पे है. ठीक, सो रेज राइट विल बी यूज्ड इन द लास्ट स्टेज जब इंस्ट्रक्शन लास्ट स्टेज में पहुँचेगी, जबकि बाकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं ब्रांच है, ALU सोर्स है और ALU ऑप है, ये तीनों सिग्नल्स यूज़ होंगे. यूज़ से मुराद है कि 0 या 1 होंगे जब कोई इंस्ट्रक्शन सेकंड स्टेज में जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है एरो, सेकंड स्टेज में आ जाएंगे. ठीक है, so this arrow means that जो कंट्रोल लॉजिक ब्लॉक का जो आउटपुट है, वो इस्तेमाल होना शुरू होगा स्टेज नंबर 2 में, ठीक है. And you can also imagine कि this arrow represents the, अब देखो ब्रांच सिग्नल, ALU सोर्स सिग्नल और ALU ऑप सिग्नल इन्होंने इस्तेमाल होना है सेकंड स्टेज में. सो कैन आई से दैट हमारा जो कंट्रोल लॉजिक ब्लॉक है इट शुड बी इन स्टेज नंबर 2. जिस तरह ये एरो जो है वो शो कर रहा है, इट शुड बी इन स्टेज नंबर 2. ये ज़रा मैं मिटा देता हूँ, शायद ये कंफ्यूजिंग है. So this arrow represents that the location of the control logic block. The control logic block should be location. ठीक है, so control logic block की location it should be at stage number 2 या it could be at stage number 1. ठीक है, रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो हमारे कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो स्टेज नंबर 2 में इस्तेमाल हो रहे हैं, इस्तेमाल होना शुरू होते हैं. सो हमारा जो कंट्रोल लॉजिक ब्लॉक है वो स्टेज नंबर 2 में भी हो सकता है, वो स्टेज नंबर 1 में भी हो सकता है. ठीक है, तो अगर स्टेज नंबर 1 में होगा तो नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में उसके सिग्नल्स जो हैं वो इन चीज़ों तक पहुंचेंगी और ये ALU को और एंड गेट को चलाना शुरू कर देंगे. ठीक है जी, तो इस बात की समझ आ गई आप लोगों को? हैव यू अंडरस्टूड दिस कि कंट्रोल लॉजिक ब्लॉक जो है वो स्टेज 2 में भी हो सकता है और या स्टेज 1 में भी हो सकता है. और उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न जो है वो ये है कि जो जो कंट्रोल लॉजिक ब्लॉक का जो आउटपुट है वो
जो कंट्रोल लॉजिक ब्लॉक का जो आउटपुट है, कंट्रोल लॉजिक ब्लॉक का जो आउटपुट है वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है एट स्टेज नंबर 2। ठीक है, स्टेज नंबर 2। सो कंट्रोल लॉजिक ब्लॉक का जो आउटपुट है वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है एट स्टेज नंबर 2। सो कंट्रोल लॉजिक ब्लॉक की जो लोकेशन है वो 2 हो सकती है या 1 हो सकती है। सो ये जो ब्लू एरो है इट रिप्रेजेंट्स लोकेशन, कीप दिस थिंग इन माइंड। ठीक है, ओके, नाउ देयर इज़ वन प्रॉब्लम। वो क्या? कंट्रोल लॉजिक ब्लॉक, ये आपका कंट्रोल लॉजिक ब्लॉक है, इसका आउटपुट है, लेकिन इसका इनपुट भी तो है। आपने इनपुट को कंसिडर ही नहीं किया। और इसका इनपुट क्या है? इसका इनपुट है ऑप कोड। इसका इनपुट है ऑप कोड। ठीक है, और ऑप कोड कब आता है? ऑप कोड आता है डिकोड स्टेज में। ऑप कोड आता है डिकोड स्टेज विच इज़ द सेकेंड स्टेज। कीप दिस थिंग इन माइंड। ठीक है, सो अगर हम इनपुट के लिहाज से देखें तो इनपुट तो हमें ये बता रहा है कि जो कंट्रोल लॉजिक ब्लॉक की लोकेशन है वो सेकंड स्टेज होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने इनपुट लिखा है। इनपुट लिखने का क्या मतलब है? इनपुट लिखने का मतलब ये है कि कंट्रोल लॉजिक का इनपुट हमें फोर्स कर रहा है कि आवर कंट्रोल लॉजिक ब्लॉक की लोकेशन स्टेज 2 होनी चाहिए। स्टेज 2 होनी चाहिए, स्टेज 2 होनी चाहिए या स्टेज 3 भी हो सकती है। ठीक है, स्टेज 2 एंड 3, क्योंकि देखो ना डिकोड डिकोड जो है वो यहाँ पे होता है, इस स्टेज में होता है डिकोड। ठीक है, आपका डिकोड वाला प्रोसेस जो है वो इस स्टेज में होता है। ठीक है, सो आप कंट्रोल लॉजिक ब्लॉक को इनपुट के लिहाज से इधर भी प्लेस कर सकते हो, या ये जो डिकोडेड सिग्नल जो है वो आप पास करवा के इधर भी लेके जा सकते हो और कंट्रोल लॉजिक ब्लॉक को इधर प्लेस कर सकते हो और इसका इनपुट जो है वो यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द इनपुट, ये जो दो एरोज़ हैं, these are the locations of the control logic block, and according to the output of the control logic block, these are the two locations of the control logic block. Now we are stuck. स्टेज 1 रखें, 2 रखें या 3 रखें, वेरी सिंपल रूल आपने फॉलो करना है। जहाँ पे ओवरलैप हो रहा है नीचे वाले एरो का और ऊपर वाले एरो का, ये ग्रीन शेडेड एरिया आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है दोनों एरोज़ की, ठीक है, दोनों एरोज़ की, दैट ओवरलैप रीजन, दैट ओवरलैप स्टेज विल टेल अस कि किस स्टेज में आपका कंट्रोल लॉजिक ब्लॉक जो है वो होना चाहिए। सो द लोकेशन इज़ स्टेज नंबर 2। कंट्रोल लॉजिक ब्लॉक आपने प्लेस करना है स्टेज नंबर 2 में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दीज एरोज। ओके, सो इस बात की अगर किसी को समझ ना आए, यू कैन आस्क। कंट्रोल लॉजिक ब्लॉक की लोकेशन जो है वो स्टेज नंबर 2 है, इसकी समझ आई है आप लोगों को? ठीक है, आपने दोनों चीज़ें देखनी हैं, इनपुट को भी देखना है, आउटपुट को भी देखना है। आउटपुट हमें ये बता रहा है कि जो जो कंट्रोल लॉजिक ब्लॉक है इट कुड बी प्लेस्ड इन स्टेज 1 या 2। कंट्रोल लॉजिक का जो इनपुट है वो हमें ये बता रहा है कि कंट्रोल लॉजिक ब्लॉक शुड एट लीस्ट बी प्लेस्ड एट स्टेज 2 और 3। ठीक है, तो जहाँ पे दोनों चीज़ें ओवरलैप कर रही हैं वो वहाँ से हमें स्टेज नंबर का पता चल जाएगा। ठीक है, सो कीपिंग दिस रूल इन माइंड, आप क्या कर सकते, अब हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल लॉजिक ब्लॉक को स्टेज नंबर 2 में प्लेस करेंगे और उसकी कनेक्शंस जो हैं वो इस तरीके से करेंगे जिस तरह से आपको स्लाइड में नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेज राइट जो सिग्नल है, ये जो सिग्नल रेज राइट का सिग्नल है, ये हमने कनेक्ट किया है इस वाले रजिस्टर के साथ। और उसकी रीज़न क्या है? उसकी सेम वही रीज़न है जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी। इसके अलावा ALU सोर्स और ब्रांच के जो सिग्नल्स हैं उनको डायरेक्टली हमने कंट्रोल लॉजिक ब्लॉक के साथ कनेक्ट किया। ऐसा नहीं किया कि इसको पहले हमने इस रजिस्टर में से पास करवाया, फिर वहाँ से निकाल के फिर इसको यहाँ पे लेके आए। ऐसा नहीं है, हमने डायरेक्ट ये काम किया क्योंकि हमें उसी वक्त रिज़ल्ट चाहिए। वी वांट द रिज़ल्ट, वी वांट ऑल दीज एलिमेंट्स टू ऑपरेट एट द वेरी मोमेंट
दे आर सपोज टू ऑपरेट, ठीक है। सो इसलिए ये आपने बड़े ध्यान से ये सारी प्लानिंग जो है वो करनी है। ओके, सो कंट्रोल लॉजिक जो है वो आई थिंक इट्स क्लियर। सो ठीक है, सो दिस इज़ द फाइनल डायग्राम ऑफ द डाटा पाथ एंड कंट्रोल फॉर 3 स्टेज माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। और अगर कोई सवाल है आपका, कोई डिफ़िकल्टी है, कोई एम्बिग्विटी है, वो हम लेक्चर के बाद जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। सो मोस्टली बट आई हैव डन कि पिछले लेक्चर में जो बातें मैंने 5 स्टेज प्रोसेसर के लिए की, वही बातें मैंने इस लेक्चर में 3 स्टेज प्रोसेसर के लिए की है। ओके, नाउ देर आर सम प्रॉब्लम्स इन द पाइपलाइन माइक्रो प्रोसेसर। अब हम उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। ओके, सो अज्यूम कि मेरे पास 2 इंस्ट्रक्शंस हैं, एक ऐड आई x1 x1 5 है और एक ऐड x3 x2 x1 है। सो ऐड आई x1 x1 5 क्या कर रहा है कि x1 के अंदर जो वैल्यू है वो 5 के साथ ऐड करके सम जो है वो दोबारा x1 में स्टोर कर रहा है। और जो दूसरी इंस्ट्रक्शन है वो भी यही काम कर रही है। वो क्या कर रही है, x2 की वैल्यू और x1 की वैल्यू दोनों को ऐड कर रही है, और जो सम है वो x3 के अंदर स्टोर कर रही है। ओके, सो अज्यूम दैट इनिशियली x1 की वैल्यू जो है वो 5 है और x2 की वैल्यू 10 है। सो x1 की वैल्यू जो है वो 5 है, सो 5 + 5 यहाँ पे क्या आ गया 10। और जब अगली इंस्ट्रक्शन आएगी, दिस शुड बी 10 एंड दिस शुड बी 10। सो 10 + 10 x3 के अंदर क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए, सी, ठीक है। सो द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x3 इज़ 20। ओके, सो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये वही 3 स्टेज माइक्रो प्रोसेसर है जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। और अभी मैंने रीसेट का बटन प्रेस किया है। जब मैंने रीसेट का बटन प्रेस किया है तो ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है, ऐड आई वाली इंस्ट्रक्शन, ये फैच हो गई है, ठीक है। ये फैच हो गई है क्योंकि आपको पता है जब आप रीसेट प्रेस करते हैं तो पीसी की वैल्यू जो है वो 0 होती है, एंड 0 इज़ बेसिकली द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। इसीलिए रीसेट पे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच हो जाती है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे फैच हुई हुई नज़र आ रही है। ओके, बाकी वैल्यूज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। ये वाला जो ज़ीरो है वो यहाँ पे जा रहा है, वो 4 के साथ ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। और फिर ये जो ज़ीरो है ये सेकंड स्टेज से आ रहा है, सेकंड स्टेज के एंड गेट से आ रहा है। अब आप लोग मुझसे ये सवाल कर सकते हैं कि सर अभी तो इंस्ट्रक्शन फर्स्ट स्टेज में है, तो सेकंड स्टेज में वैल्यूज़ कैसे आ गए। तो आपने याद रखना ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं जो आपने अपने कोड में सेट करनी है। जब कोई इंस्ट्रक्शन सेकंड स्टेज में ना हो, व्हाट शुड बी द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ दिस शुड बी 0, ताकि 0 यहाँ पे आए, ताकि 4 जो है, ये वाला 4 जो है वो यहाँ पे आए, एंड द प्रोसेसर, ताकि प्रोसेसर को पता चले कि द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जिसको मैंने एग्जीक्यूट करना है वो ये वाली इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो एड्रेस 4 पे है और ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो एड्रेस 0 पे है। सो एट रीसेट स्टेज हमारी जो ऐड आई ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो फेच स्टेज में आ चुकी है, जिस तरह आपको डायग्राम में नज़र आ रही है। ओके, नाउ जब क्लॉक फर्स्ट पॉजिटिव क्लॉक एज आएगी, ठीक है, जब फर्स्ट पॉजिटिव क्लॉक एज आएगी तो ऐड आई इंस्ट्रक्शन जो है वो डिकोड एग्जीक्यूट स्टेज में चली जाएगी, और ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है ये फेच स्टेज में चली जाएगी, और आपको डायग्राम में भी नज़र आ रही है, ठीक है। ये डायग्राम में भी आपको नज़र आ रही है। सो लेट्स प्ले द एनिमेशन अगेन, गो बैक 1 स्लाइड। ये देखें, ये मशीन कोड है, ये मशीन कोड है ऐड आई का। और नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में जो जो ये वाला मशीन कोड है, ये 508093, वो शिफ्ट होके इस लाइन में आ जाएगी, ठीक है, इस लाइन में आ जाएगी। और रीड रजिस्टर 1 की वैल्यू 1 होगी, एंड वी डोंट केयर अबाउट रीड रजिस्टर 2 की वैल्यू, क्योंकि ये ऐड आई इंस्ट्रक्शन है, बिकॉज दिस इज़ ऐड आई इंस्ट्रक्शन। और रीड डाटा 1 की वैल्यू जो है वो 5 है, क्यों, क्योंकि x1 के अंदर 5 है, ठीक है। सो ये वाला 5 जो है वो यहाँ पे आ गया, मैं इसको ज़रा ड्रॉ कर देता हूँ। सो ये वाला जो 5 स्टोर्ड है x1 के अंदर वो अपीयर होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इमीडिएट की वैल्यू जो है वो 5 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 है, वी आर एडिंग 5 to 5
ये 5 उठ के यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ऐड है इंस्ट्रक्शन है, दोनों 5 जो हैं वो आपस में ऐड होंगे और यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। और उसी क्लॉक साइकिल में ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, दिस विल आल्सो बी 8 एंड दिस शुड बी 0। एंड क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, डोंट वरी अबाउट दैट, फॉर द टाइम इन जस्ट अज्यूम कि वो इंस्ट्रक्शन जो है वो आ गई। ओके, सो वी आर एट द फर्स्ट पॉजिटिव क्लॉक एज। तो फर्स्ट पॉजिटिव क्लॉक एज में आप देख सकते हैं कि सेकंड जो इंस्ट्रक्शन है वो फेच हो गई है, ठीक है, वो फेच हो गई है, सेकंड इंस्ट्रक्शन जो है वो फेच स्टेज में मौजूद है, और जो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन है वो सेकंड स्टेज में आ चुकी है, ठीक है। ओके, सो एनी क्वेश्चन टिल नाउ, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? जी, बाकी लोग या हाँ में जवाब दें या ना में जवाब दें। चलें, ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। नाउ नाउ अब क्या होगा, नाउ सेकंड पॉजिटिव क्लॉक एज आई, जिसके नतीजे में जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो इस स्टेज में आ गई है, और जो ग्रीन वाली इंस्ट्रक्शन है ऐड वाली वो अब सेकंड स्टेज में आ गई है, ठीक है। और उसकी रीज़न सेम वही है जो मैंने प्रीवियसली आपको एक्सप्लेन की है, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ भी ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो 10 है, ये वाला जो 10 है ये नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में इधर आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये वाला 10 जो है वो इस ऐड आई के साथ ही शिफ्ट होगी। अब चूँकि ये सारा जो सर्किट है कॉम्बिनेशनल है, तो जिस वक्त ये 10 इधर आएगा उसी वक्त 10 जो है वो यहाँ पे भी अपीयर होना शुरू हो जाएगा। ओके, नाउ देर आर टू प्रॉब्लम्स। नंबर 1, ये वाला जो 10 है ये अभी x1 के अंदर गया नहीं है, ठीक है। ये जो 10 है ये अप्लाई हुआ है, आप देखें ये 10 जो है ये अप्लाई हुआ है यहाँ पे राइट डाटा में। सो राइट डाटा के ऊपर 10 मौजूद है, लेकिन 10 रजिस्टर फाइल के अंदर गया नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने रजिस्टर फाइल की बिहेवियर ये डिफ़ाइन की है कि नेक्स्ट पॉजिटिव क्लॉक एज में, यानी इस वाले पॉजिटिव क्लॉक एज में, वट एवर वैल्यू इज़ एट राइट डाटा दैट विल गो इनसाइड द रजिस्टर। तो अभी ये जो 10 है ये रजिस्टर फाइल के अंदर नहीं है, ये रजिस्टर फाइल के बाहर है, ठीक है। कीप दिस थिंग इन माइंड। अब चूँकि ये 10 अभी बाहर है, अंदर नहीं गई, तो ये जो ऐड इंस्ट्रक्शन है, ये जो ऐड इंस्ट्रक्शन है इसने x1 की गलत वैल्यू को रीड किया, इसने x1 की गलत वैल्यू को यूज़ किया, गलत वैल्यू को रीड किया, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस इंस्ट्रक्शन यहाँ पे 1 होना चाहिए, यानी x1 को रीड करो। अब x1 के अंदर क्या है, x1 के अंदर 5 है, नॉट 10, 10 नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी 10 स्टोर ही नहीं हुआ x1 के अंदर, 10 तो अभी बाहर है, ठीक है। 10 तो अभी बाहर है, 10 स्टोर होगा इस पॉजिटिव क्लॉक साइकिल में, ठीक है। सो यू कैन सी दैट ऐड, ये जो ग्रीन वाला ऐड है, it incorrectly uses it uses the incorrect value of x1, it incorrectly reads the value of x1, ठीक है। अब उसके नतीजे में क्या हुआ कि अब ये 10 और 5 आपस में ऐड होगा, नॉट 10 और 10, 10 और 10 को आपस में होना चाहिए था ऐड, जिस तरह मैंने पिछली स्लाइड में बताया था आपको कि 10 और 10 को आपस में ऐड होना चाहिए था। लेकिन ओवर हेयर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 10 और 5 आपस में ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से ALU के ऊपर 15 आ रहा है, ठीक है। सो एट द नेक्स्ट पॉजिटिव क्लॉक एज यहाँ पे वही वाला 15 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। और उससे अगले क्लॉक एज में, यानी इस पॉजिटिव क्लॉक एज में ये वाला जो 15 है ये x3 के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, एंड यू कैन इमीडिएटली सी द प्रॉब्लम। वो क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू x3 की क्या है, वो है 20, जबकि एक्चुअल वैल्यू क्या है, वो है 15। दिस इज़ द प्रॉब्लम।
ओके, सो आई एम पॉजिंग हेयर फॉर अ मोमेंट. अगर किसी को ये चीज़ समझना है यू कैन आस्क. ठीक है, ब्रीफली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. वो क्या है, वो ये है कि जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है ऐड, इट यूजेस द इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ x1. ये मैं कहना चाह रहा हूँ. इस बात की समझ आई है आप लोगों को? यस या नो? ठीक है, ओके. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. ठीक है, सो द एक्चुअल वैल्यू ऑफ x3 इज़ 15 वेयर एज द एक्सपेक्टेड वैल्यू वाज 20. ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ है? या ऐसा इसलिए हुआ है कि यहाँ पे जो 10 था, ये जो 10 था ये देर से रजिस्टर फाइल के अंदर जा रहा है. इसको अगर किसी तरीके से जल्दी भेज दिया जाए रजिस्टर फाइल के अंदर जिस वक्त वो रीड हो रही है, तो हम इस मसले को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, एनीवे, सो सोल्यूशन क्या है? सो दिस वाज द प्रॉब्लम कि स्टेज नंबर 2 में, सॉरी क्लॉक साइकिल नंबर 2 में जब ऐड आई इस स्टेज में थी और ऐड इंस्ट्रक्शन इस स्टेज में थी, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था हमें. सो 10 इज़ ओवर हेयर. 10 अभी बाहर है, रजिस्टर फाइल के अंदर नहीं गया. ठीक है, रजिस्टर फाइल के अंदर नहीं गया, जिसकी वजह से इस ऐड ने इस x1 की वैल्यू को सम किया 10 के साथ और रिज़ल्ट क्या आया 15. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है. सो वेरी सिंपल, आप क्या करो कि इस 10 को राइट कर दो x1 के अंदर, यानी इस 10 को स्टोर कर दो x1 के अंदर नेगेटिव एज पे. ठीक है, सो नेगेटिव एज पे आप उसको स्टोर कर दो. ठीक है, आप नेगेटिव एज पे उसको स्टोर कर दो. उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जैसे ही वो 10 जिस तरह आप एनिमेशन में देख सकते हैं कि नेगेटिव एज में जैसे ही ये वाला 10 स्टोर हो जाएगा इस रजिस्टर में, तो उसी नेगेटिव एज पे या थोड़ी देर बाद x1 की करेक्ट वैल्यू जो है वो रीड होके रीड डाटा 2 वाले आउटपुट पे आ जाएगी और फिर 10 और 10 आपस में ऐड होके यहाँ पे 20 आ जाएगा. ठीक है, तो उसी क्लॉक साइकिल में नेक्स्ट क्लॉक साइकिल के आने से पहले पहले यू विल गेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ x1 एंड यू विल गेट द करेक्ट सम विच इज़ 20. सो दिस इज़ द सोल्यूशन. So this solution is called register forwarding. इसको रजिस्टर फॉरवर्डिंग क्यों कहते हैं, या आप पढ़ेंगे सेमेस्टर 6 में कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कोर्स में. दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड रजिस्टर फॉरवर्डिंग एंड इट ब्यूटीफुली सॉल्व्स दिस प्रॉब्लम. ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? अब नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में ये वाला 20 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये 20 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर नेगेटिव क्लॉक एज में ये वाला 20 जो है वो रजिस्टर के अंदर चला जाएगा और x3 की जो जो वैल्यू है, ये टीपो मिस्टेक है यहाँ पे, x3 की जो एक्चुअल वैल्यू है वो आपको 20 मिलेगी उस रजिस्टर के अंदर. ओके जी, सो एनी क्वेश्चन अनटिल अप टिल नाउ? रजिस्टर फॉरवर्डिंग की समझ आ गई आप लोगों को? सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, रजिस्टर फाइल ने अब राइट करना है नेगेटिव एज में, ताकि ये जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं 3 स्टेज पाइपलाइन में ये सॉल्व हो जाए. ठीक है, यस या नो? समझ आइए आप लोगों को? यस या नो में जवाब दें. ठीक है, ओके. So if I have 3 instructions and in this slide you can see that ये जो x1 है, ये जो x1 ये वाला जो x1 है वो इस पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, ये x1 this x1 depends on this x1. Similarly this x1 depends on this x1. ठीक है, so से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये x1 की वैल्यू 2 है तो 5 + 2 जो है 7 है, फिर वो 7 यहाँ पे आ जाएगा. और से फॉर एग्ज़ाम्पल x2 की वैल्यू 10 है, सो 10 + 7 क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा.
और 7 यहाँ पे है और x2 की वैल्यू ऑलरेडी 10 है, तो ये भी 17 हो जाएगा। ठीक है, सो यू कैन सी दैट कि ये वाले जो दो दो रजिस्टर, ये वाले जो दो ये जो x1 रजिस्टर है, ये जो x1 रजिस्टर है सेकंड और थर्ड इंस्ट्रक्शन में, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द x1 रजिस्टर इन द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो इन द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन यू कैन सी दैट कि जो सम है 7 वो स्टोर हो रहा है इस x1 रजिस्टर में। ठीक है, और स्टोर वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, राइट कहते हैं। स्टोर इज़ कॉल्ड राइट। ठीक है, सेकंड और थर्ड इंस्ट्रक्शन में x1 की वैल्यू इस्तेमाल हो रही है, यूज़ हो रही है, और यूज़ को हम क्या कहते हैं, रीड। इट इज़ कॉल्ड रीड। ठीक है, और अभी हमने पिछले 2 या 3 स्लाइड्स में हमने देखा कि इन दो इंस्ट्रक्शंस की वजह से हम एक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, इनकरेक्ट वैल्यू जो है वो रीड हो रही थी। सो दिस प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड रॉ हैज़र्ड, रीड आफ्टर राइट हैज़र्ड। ठीक है, सो आपने 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 ये चीज़ जो है जहन में रखनी है। ये जो प्रॉब्लम हमने फेस किया ना यहाँ पे, द प्रॉब्लम ओवर हेयर, दिस द प्रॉब्लम इनकरेक्ट वैल्यू, ये प्रॉब्लम, दिस इज़ कॉल्ड रॉ हैज़र्ड। ठीक है, और ये प्रॉब्लम आता कब है, ये प्रॉब्लम तब आता है when the later instruction tries to read from the register, when later instruction reads from the register into which previous instruction जो वो ये है, into which previous instruction wrote to। ठीक है, सो जिस रजिस्टर में प्रीवियस इंस्ट्रक्शन ने राइट किया, उसी रजिस्टर से अगर अगली इंस्ट्रक्शन रीड करे तो आप रॉ हैज़र्ड जो है वो फेस कर सकते हैं। और रॉ हैज़र्ड को सॉल्व करने का तरीका अभी मैंने बताया, वो क्या है, रजिस्टर फॉरवर्डिंग। इज रजिस्टर फॉरवर्डिंग। ओके, रिमेंबर, आप सेमेस्टर 6 में पढ़ेंगे कि 5 स्टेज के केस में रजिस्टर फॉरवर्डिंग विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। रॉ हैज़र्ड वाला प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं होगा, यू हैव टू डू समथिंग एल्स ओवर देयर। 3 स्टेज के केस में ऐसा हो रहा है, तो इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है जी, सो रॉ हैज़र्ड आपको पता होना चाहिए, रॉ हैज़र्ड किसको कहते हैं और रॉ हैज़र्ड का जो सोल्यूशन है वो क्या है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रीड किसको कहते हैं और राइट किसको कहते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये इसको रीड आफ्टर राइट क्यों कहते हैं। ठीक है, रीड आफ्टर राइट प्रॉब्लम क्यों कहते हैं। ठीक है, सो ये इन दो इंस्ट्रक्शंस की वजह से इसको रीड आफ्टर राइट प्रॉब्लम जो है वो कहते हैं। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट बात जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, इट राइट्स बैक एट क्लॉक साइकिल नंबर 2, इट राइट्स बैक एट क्लॉक साइकिल नंबर 2, जबकि जो थर्ड इंस्ट्रक्शन जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है वो रीड कर रही है एट क्लॉक साइकिल नंबर 3। एंड चूँकि जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है वो क्लॉक साइकिल नंबर 3 में रीड कर रही है, जबकि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो क्लॉक साइकिल नंबर 2 में राइट कर रही है x1 में, और जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है वो रीड कर रही है x1 को थर्ड क्लॉक साइकिल में, देयर इज़ नो रॉ हैज़र्ड, रॉ हैज़र्ड है ही नहीं। ठीक है, इन दो इंस्ट्रक्शंस के दरमियान में रॉ हैज़र्ड जो है वो है ही नहीं। राइट पहले हो रहा है, रजिस्टर फाइल के अंदर वैल्यू जा चुकी है, जबकि थर्ड साइकिल में रीड वाला काम जो है वो बाद में हो रहा है। राइट वाला काम पहले हो रहा है, जबकि रीड वाला काम जो है वो बाद में हो रहा है। इसलिए इन दो इंस्ट्रक्शंस के दरमियान में रॉ हैज़र्ड जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, जबकि इन दो इंस्ट्रक्शंस में रॉ हैज़र्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है, अज्यूमिंग इफ़ यू आर नॉट यूजिंग रजिस्टर फॉरवर्डिंग। अगर आप रजिस्टर फॉरवर्डिंग यूज़ नहीं कर रहे, अगर आप रजिस्टर फॉरवर्डिंग यूज़ नहीं कर रहे तो इन दो इंस्ट्रक्शंस के दरमियान में रॉ हैज़र्ड जो है वो होगा। तो रॉ हैज़र्ड को सॉल्व कैसे करेंगे फिर, रजिस्टर फॉरवर्डिंग यूज़ करके। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ कि किन दो इंस्ट्रक्शंस के दरमियान में रॉ हैज़र्ड है या नहीं है, तो यू हैव टू मेक दिस टाइप ऑफ टेबल।
एक्स एक्सिस में आपने क्लॉक साइकिल नंबर लिखना है, वाई एक्सिस में आपने तमाम इंस्ट्रक्शंस के नेम्स लिखने हैं, और फिर आपने टेबल को देखना है। अगर डी ई वाला स्टेज एम डब्ल्यू वाले स्टेज से आगे होता है तो इट मीन्स रॉ हैज़र्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर डी ई वाला स्टेज पिछले इंस्ट्रक्शन के एम डब्ल्यू वाले स्टेज के साथ कोइंसाइड कर रहा है या उसके पीछे है, देन रॉ हैज़र्ड विल एग्जिस्ट बिटवीन दोज टू इंस्ट्रक्शंस। ठीक है जी। सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ सीखा है, एंड द मेन थिंग विच वी स्टडीड वाज कि जो डाटा हैज़र्ड है, स्पेसिफिकली जो रॉ हैज़र्ड है, वो कैसे एग्जिस्ट करता है 3 स्टेज पाइपलाइन में। ठीक है, कैसे एग्जिस्ट करता है, और फिर हमने देखा कि इसको सॉल्व कैसे करना है यूजिंग रजिस्टर फॉरवर्डिंग। ठीक है। सो ये लेक्चर जो है रिकॉर्डेड है, इसको बार बार प्ले करके इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ वन ऑफ योर असाइनमेंट्स एज वेल। इसको अच्छी तरह क्लियर करो बिफोर टुमारोज़ लेक्चर। कल भी इंशाल्लाह एक लेक्चर होगा, मोस्ट प्रोबेबली एट 2 PM, in which we will discuss another type of hazard which is called control hazard. ठीक है, and this is the last hazard which we will be discussing in case of pipeline. ओके जी, सो थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो वी कैन लीव। जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। कल इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे।